हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स के डिबिया। अब तक हमने जाना अकाउंटिंग साइकिल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। अब हम स्टार्ट करेंगे लाइबिलिटी से। लाइबिलिटी लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओन्ड। ओन्ड मतलब पेबल, को पैसा देना है बाय बिजनेस। ठीक है, लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओन्ड बाय बिजनेस, मतलब कि बिजनेस को जो पैसा देना है। लाइबिलिटी टुवर्ड्स दी ओनर्स, प्रोप्राइटर और पार्टनर, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रोप्राइटर और पार्टनर के बारे में बताया है, ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। ये ए है, इसका बिजनेस है, इसका नाम ए लिमिटेड है। ठीक है, तो इसने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। तो ये क्या हो गया, 5 लाख रुपीज, ये हो गया कैपिटल। अब इसको अपने पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपये उसको बिजनेस से निकालना पड़ा। ठीक है, तो यानी कि ये लाइबल हो गया, इसको पे कर, अगर 10,000 रुपये लिए हैं तो उसे 10,000 रुपये डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो इसीलिए जब ये 10,000 रुपया लाइबल हो जाता है पे करने के लिए और वो अपने बिजनेस से ही पैसा लेता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है, उसी तरीके से ये पार्टनर हैं, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इनका बिजनेस है ए बी सी लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों ने पैसे लगाए हैं। तो अगर सी को सर्टेन अमाउंट जरूरत पड़ा, सपोज मान लो उसे 1 लाख रुपए जरूरत पड़े अपने पर्सनल यूज के लिए, किस लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो ये पैसे उसके लिए ड्राइंग हो गया। तो ये पार्टनरशिप बिजनेस है, क्योंकि दो जन हैं, दो जन मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप में आ जाते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को जो बताएंगे इसे हम इंटरनल लाइबिलिटी बताएंगे। ठीक है, liability toward the owners, proprietor or partner of the business is termed as internal liability. On the other hand, liability towards the outsider, that is other than the owners, ऑनर कौन, प्रोप्राइटर और पार्टनर, मतलब वो अपने ऑनर्स का लाइबिलिटी छोड़ देने से, इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इसे एग्जांपल में ऐसे समझेंगे, ये ए है, ये बी और सी है। ठीक है, बी और सी को पैसे की जरूरत पड़ गई इसको अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो इसने क्या किया, ए को बोला कि इसे 5 लाख रुपीज लोन दे दो। ठीक है, तो इसने 5 लाख रुपीज को दे दिया। तो ये जो लोन हो गया, तो इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, इसे बोलेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी। यही कहता है लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी के दो पार्ट होते हैं, एक है नॉन करंट लाइबिलिटी, एक है करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है, देखिए अकाउंटिंग में आपको दो टर्म हमेशा मिलेगा। ठीक है, एक नॉन करंट, करंट, ये नॉन जो वर्ड है आपको हमेशा मिलेगा, नेक्स्ट आएगा उसमें मैं बताऊंगा। तो नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है, इट इज पेएबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन ए ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को डिफरेंस बनाता है नॉन करंट और करंट से। ठीक है, तो इट इज पेएबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन ए ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या बोलता है कि 1 साल से ज्यादा का अगर टेन्योर रहता है, किसी को पैसा हमको देना है, हमें किसी को पैसा पे करना है जिसका कि ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा होता है, तो उसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं।
समझ में आया? तो क्या होता है लॉन्ग टर्म लोन्स, ये लॉन्ग टर्म और नॉन ये हमेशा साथ में रहेगा, ठीक है, इसको समझ लेना है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स का मतलब ही हो गया 1 साल से ज़्यादा, इसकी जगह अगर शॉर्ट टर्म समझोगे तो 1 साल से कम। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स इसका एग्जाम्पल्स हो गया। अभी आते हैं करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी क्या बोलता है? इट इज पेएबल विद इन 12 मंथ्स, मतलब 1 साल से कम, 12 महीना का 1 साल होता है ना, तो 12 महीना से अंदर में ही अगर उसको अमाउंट किसी को पे करना है तो हो गया करंट लाइबिलिटी फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब अकाउंटिंग पीरियड जैसे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, हम लोग ये समझते हैं, ये हमने पढ़ा था अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में, ठीक है। तो वही चीज इसमें क्या बोलता है कि इट इज पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो इसका एग्जांपल कौन है? क्रेडिटर्स, छोटे छोटे क्रेडिटर्स जिसकी हमने उधार लिया है। बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, यहां क्या था? लॉन्ग टर्म लोन्स, यहां क्या था? लॉन्ग टर्म लोन्स, यहां शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एसेट्स पर। एसेट एक लाइबिलिटी और एक एसेट, ठीक है। अगर जब हम लोग एसेट से लाइबिलिटी को एसेट से माइनस कर देते हैं लाइबिलिटी को, तो क्या होता है? कैपिटल। ये एक शॉर्ट रिवीजन है, ठीक है। चलिए अभी हम समझते हैं एसेट भाई होता क्या है। एसेट आर दी प्रॉपर्टीज, देखिए हम लोग को अभी और एक नया वर्ड मिल गया, टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है। एसेट्स आर दी प्रॉपर्टीज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, इसका मतलब मैं भी आगे बताऊंगा। ओन्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइजेज, मतलब ये हो गया कि एसेट वो प्रॉपर्टी होता है जो कि ओन करता है, मतलब वो उसका होता है, उसका खरीदा हुआ होता है, ठीक है, या उसी का बनाया हुआ होता है एंटिटी, एक एंटरप्राइजेस का, एक बिजनेस का। दे आर इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ द बिजनेस, मतलब उससे इकोनॉमिक जनरेट होता है, उससे उसका इनकम जनरेट होता है उसके हेल्प से, ठीक है। इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल बी एनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट। दूसरे भाषा में समझते हैं, कोई भी चीज, एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म, जो कि कंपनी को एनेबल करता है टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट, पैसे से जब उसको बेनिफिट मिलता है इन फ्यूचर, जो कि उसको हेल्प करता है पैसे में कमाने में फ्यूचर में, ठीक है, उसको बोलते हैं एसेट। क्या बोलते हैं? एसेट। तो उसका एग्जांपल क्या क्या है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जमीन जिस पर बिजनेस खड़ा हुआ है, बिल्डिंग जिस पर बिजनेस हो रहा है, मशीनरी जिससे कि बिजनेस प्रोडक्शन चल रहा है, फर्नीचर जिस पर बैठकर कंपनी के जो स्टाफ हैं बैठकर काम करते हैं, स्टॉक जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका स्टॉक, उस वो माल को बोलते हैं, डेटर्स जिसे उसने कर्जे में दिया है सामान, उससे जो पैसा पाना है वो भी एक तरीके का एसेट हो गया, और कैश जो उसके पास पैसा है, ठीक है। अब आते हैं क्या, एसेट्स के भी 2 टाइप होते हैं, जैसे लाइबिलिटी के हमने 2 टाइप्स जाने, वैसे एसेट्स के भी 2 टाइप होते हैं। उसमें एक है नॉन करेंट एसेट, देखिए नॉन आया ना, पहले भी आया था नॉन, अभी भी नॉन आ रहा है। नॉन करेंट लाइबिलिटी था, इसी तरह से ये नॉन करेंट एसेट हो गया, और इसमें भी करेंट एसेट भी होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम नॉन करेंट एसेट समझते हैं। अब हम समझेंगे नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है? Non-current assets are those assets which are held by an entity or enterprise not with the purpose to resale but are held either as investment or to facilitate business operation। क्या बोल रहा है कि नॉन एसेट्स वो एसेट्स है जो कि एक एंटरप्राइज या एंटिटी, मतलब एक बिजनेस
हेल्ड करता है मतलब उसके पास होता है, नॉट विद द पर्पस, किस लिए, नॉट विद द पर्पस टू रीसेल, मतलब बेचने के लिए नहीं है, किस लिए है, बट आर हेल्ड आइदर एज इन्वेस्टमेंट, मतलब वो हो सकता है इन्वेस्टमेंट हो, और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस का ऑपरेशन को अच्छे से चलाने के लिए, ठीक है, अच्छे से चलाने के लिए वो होता है नॉन करेंट एसेट। इन अदर वर्ड्स, दोज एसेट्स आर हेल्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया जब उसका दूरदर्शी रहे सामान लेने का जो मोटिव है, ठीक है, वो बहुत दूर का सोचकर वो ले रहा है। तो नॉन करेंट का मतलब यही हम समझेंगे, वो सारा सामान जो वो बेचने के पर्पज से ना हो। इसको नॉन करेंट एसेट को हम इस तरीके से समझेंगे, ये बिजनेस है, ठीक है, ये बिल्डिंग का, बिजनेस का बिल्डिंग है, इसका मान लो ABC लिमिटेड नाम है, ठीक है। तो इस बिजनेस को चलाने के लिए इसके जो ऑनर है, ABC 3 ऑनर है, उनको क्या क्या चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए कि भाई जिसमें वो काम करेगा, ठीक है, जिसमें वो अपना बिजनेस का काम कर सके। उसको एक लैंड भी हो सकता है ज़रूरत हो, क्यों, क्योंकि उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना है, उसको फैक्ट्री सेटअप भी करना है, ठीक है, उसको फैक्ट्री सेटअप भी करना है। उसको मशीन चाहिए, क्यों, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो क्या बिल्डिंग वो जब एक्वायर करेगा या खरीदेगा या किसी से ले लेगा, सपोज सी का अगर बिल्डिंग हुआ तो क्या वो बेचने के लिए ले रहा है, उसको सेल कर देगा, नहीं। लैंड अगर वो एक्वायर करता है क्या उसको सेल करने के लिए रखता है, नहीं। मशीन नहीं, क्यों करता है, ताकि उसको आसानी हो इस बिजनेस को चलाने के लिए, यही करता है, फैसिलिटेट, ठीक है। क्या कहता है, फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन, क्या कहता है, फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन, इसी को कहते हैं फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। इन अदर वर्ड, दोज एसेट्स आर होल्ड बाय द बिजनेस फॉर ए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। लॉन्ग टर्म हुआ ना, उसको बिजनेस सालों साल चलाना है, इसलिए बिल्डिंग है, इसीलिए लैंड है, मशीनरी है, उसका प्रीमिसेस है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या क्या समझेंगे, फिक्स्ड एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये लोन्स उसने दिया है, ना कि उसने कहीं से लिया है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसने लोन्स दिया है, एडवांसेस उसने दिया है, ठीक है। एंड अदर नॉन करेंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट अब समझते हैं, फिक्स्ड एसेट क्या होता है। फिक्स्ड एसेट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स आर दोज नॉन करेंट एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज विच आर हेल्ड नॉट टू रीसेल। अरे नॉन करेंट और फिक्स्ड एसेट तो सेम है, हाँ उसी का ही पार्ट है ना, उसीलिए नॉट टू रीसेल बट विद द पर्पस टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। ये बोलता है क्या है कि वो उसको बेचने के लिए नहीं है, उसका जो फिक्स्ड एसेट जो है वो बेचने के लिए नहीं है, बट जबकि वो उसका पर्पस होता है वो इंक्रीज करेगा अर्निंग कैपेसिटी, मतलब वो उसका अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, कमाने का जो कैपेसिटी उसको बढ़ाएगा, उसी को बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। के फिक्स्ड एसेट के दो टाइप है, एक है टेंजिबल एसेट, दूसरा है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो कि फिजिकल एग्जिस्ट करता है, जो फिजिकली दिखाई देता है, दैट इज दे कैन बी सीन एंड टच, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसी को कहते हैं टेंजिबल एसेट। उसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये तो समझ गए होंगे, ठीक है, लैंड को, जमीन को तो छू सकते हैं, बिल्डिंग को छू सकते हैं, मशीनरी को भी टच कर सकते हैं, तो ये हो गया टेंजिबल। अब इंटेंजिबल क्या है, अब टेंजिबल बोला कि उसको छू सकते हैं और दिखाई दे सकता है, अब इंटेंजिबल क्या अदृश्य है,
हाँ, वो गायब है। Intangible assets are those assets which do not have physical existence. ठीक है? Intangible assets are those assets which do not have physical existence. That is, they cannot be seen and touched. लेकिन वो होता है। Intangible assets क्या क्या है? पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पेटेंट का मतलब हो गया, सपोज हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे एबीसी का कंपनी ही है, ये क्या करती है, ये डिटर्जेंट बनाती है, कपड़े धोने का सर्फ। सर्फ समझ लो, ये डिटर्जेंट धोने का साबुन। ठीक है, कपड़े धोने का जो साबुन बनाती है, तो साबुन का सर्टेन कंपोजिशन होगा, क्योंकि ये केमिकल से बनता है। किससे बनता है? केमिकल से, है कि नहीं? वो किससे बनता है? केमिकल से बनता है। तो केमिकल का सर्टेन फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला को एबीसी कंपनी क्या कर लेती है? पेटेंट कर लेती है। पेटेंट कर लेती है किस लिए? ताकि उस फॉर्मूला को, उसका जो फॉर्मूला है, कोई और ले ना जाए, उसको यूज ना कर ले। अगर यूज करता है तो उसको सर्टेन अमाउंट पे करना होता है कि भाई आप मेरा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आपको मेरे को इतना पेमेंट करना है। क्यों करना हो? क्योंकि मेरे पास इस फॉर्मूला का पेटेंट है। तो क्या ये दिखता है पेटेंट? नहीं। ठीक है, इसको हम टच भी नहीं कर सकते, लेकिन वो होता है उस फॉर्मूला का पेटेंट। इसी को बोलते हैं पेटेंट। ठीक है, गुडविल समझ लो, एबीसी कंपनी है, समझ लो एबीसी कंपनी है, इसे एक आदमी चाहिए, उसका नाम है डी। ठीक है, डी क्यों चाहिए भाई? डी मार्केट में, जो मार्केट होता है ना हम लोगों का, जहां सेल करते हैं, उसमें कोई भी सामान को बहुत अच्छे से वो सेल कर लेता है। उसके पास वो एक स्किल है, उस सामान को सेल कर ले। तो एबीसी को क्या चाहिए कि अगर डी अगर हमारे पास आ जाए तो मेरे पास एक सेलिंग का पावर आ जाएगा, तो वो हमारा प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये सेल कर पाएगा। तो यानी कि डी का ज़रूरी बात है उस मार्केट में उसका अच्छा गुडविल हो। ठीक है, तो उसने डी को क्या किया, एक सर्टेन सैलरी दे करके बोला कि हम आपको इतना सैलरी देंगे, आप हमारे पास आके काम कीजिए। तो उसने क्या किया, डी का गुडविल ले लिया। उसके पास एक एम्प्लॉय तो बढ़ गया, लेकिन उसने उसका पावर, उसका गुडविल भी ले लिया। ठीक है, यही हो गया गुडविल। इस तरीके से ट्रेडमार्क हो गया, हम लोग किसी भी कंपनी का एक लोगो पहचानते हैं। ठीक है, किसी किसी कंपनी का हम लोगो पहचानते हैं, तो उस लोगो से, उसका सिर्फ लोगो देख, अच्छा ये इस कंपनी का है। ठीक है, जैसे नेस्ले हो गया, आईटीसी हो गया, ये सारी बहुत सारी कंपनीज है जिसका कि हम लोग लोगो से पहचानते हैं। ठीक है, वही हो गया ट्रेडमार्क। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो आप सबको जानते ही है। ठीक है, अब हम समझेंगे करंट एसेट। हमने यहां नॉन करंट समझा, अब हम समझेंगे करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट क्या है? करंट एसेट क्या बोलता है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज with the purpose of converting them into cash within a short period, that is 1 year. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट को अलग करता है। ठीक है, 1 ईयर। तो करंट एसेट क्या बोलता है? ये वो एसेट्स है जो कि कंपनी के पास वो रखता है, जो कि जिसका कि पर्पस है उसको कन्वर्ट कर देगा कैश में जल्दी से। ठीक है, विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक छोटा टाइम के अंदर वो उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता है, उसी को बोलते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया? गुड्स आर परचेज्ड विथ ए पर्पस टू रीसेल और अर्न प्रॉफिट। मैं आपको समझाऊंगा, हर एक चीज समझाऊंगा, अब बस एग्जांपल अभी नोट डाउन कर लीजिए।
डेटर्स एग्जिस्ट टू कन्वर्ट देम इनटू कैश, बिल्स रिसीवेबल। ये उसके एग्जाम्पल हो गए। अब समझते हैं करंट एसेट क्या क्या है, कैसे होता है करंट एसेट। करंट एसेट का एग्जाम्पल समझते हैं। ये बिजनेस है, किसका है? ए, बी और सी का। किसका है? ए, बी और सी का। तो ए बी सी का बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो कुछ बनाता नहीं है, वो क्या करता है? वो ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब ये हो गया कि ये किसी और से सामान लेकर आता है। उसका जो सामान जो उसको यहां सेल करना है अपने बिजनेस में, तो वो कहीं और से लेकर आता है। ठीक है, तो ये कहां से लाता है? सपोज मान लो वो डी से लाता है। ठीक है, डी से वो सामान लाता है। हम सामान में क्लोथिंग समझेंगे। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं ये क्लोथिंग बिजनेस है, मतलब कपड़ा बेचता है। ठीक है, वो डी से कपड़ा लेकर आता है। तो ए बी सी क्या करता है? डी से करीबन 10 लाख रुपया का, डी से करीबन 10 लाख रुपया का वो कपड़ा खरीदता है। कपड़े में मान लो वो शर्ट खरीदता है। ठीक है, क्या है? शर्ट खरीदता है 10 लाख रुपए का। तो ये जो 10 लाख रुपए का जो शर्ट खरीदा, उसने उसको तो उस शर्ट को क्यों खरीदा? उसको सेल करने के लिए। तो ये 10 लाख रुपए का शर्ट जब वो 1 साल के अंदर सेल कर देगा, तो ये जो शर्ट हो गया उसके लिए करंट एसेट हो गया। ये तो गुड्स हो गया ना। हमको एग्जांपल क्या बोल रहा है? गुड्स आर परचेज्ड विद ए पर्पस टू रीसेल। उसको रीसेल करने का पर्पस में ही उसने शर्ट खरीदा है कि नहीं? तो वही हो गया पर्पस टू रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट। एंड अर्न प्रॉफिट तो हो गया डेटर्स एग्जिस्ट टू कन्वर्ट देम इनटू कैश। डेटर्स एग्जिस्ट टू कन्वर्ट देम इनटू कैश का मतलब हो गया, जब सपोज मान लो एबीसी है, इन लोगों ने देखा इन लोगों के पास सरप्लस अमाउंट है, मतलब कुछ पैसे हैं, सपोज मान लो 10 लाख रुपए इनके अकाउंट में है। अभी अकाउंट में रह रहे के तो बढ़ेंगे नहीं ना। तभी एक आदमी आता है, सपोज मान लो एल आता है, एबीसी को बोलता है कि उसे अपना बिजनेस परफॉर्मेंस या किसी अपने पर्सनल यूज के लिए उसे लोन चाहिए। कितने का? 2 लाख रुपए का। ठीक है, तो एबीसी क्या बोलता है? ठीक है हम देंगे, बट आपको 10 मंथ्स में रिटर्न करना होगा। 10 मंथ्स में 2 लाख का मान लो टोटल 2.5 लाख रुपए, 50,000 रुपया 10 महीना में उसको देना होगा रिटर्न। तो एल एग्री कर जाता, ओके मैं दे दूंगा। तो ये जो पैसा है 10 महीने में, मैं 12 महीने नहीं बोल रहा हूं, तभी ये करंट एसेट्स में आएगा। 2 लाख रुपया अगर वो लोन देता है एल को, और वो 10 महीने में 2 लाख का 2.5 लाख कर देता है, तो ये उसके लिए एसेट हो गया, है कि नहीं? ये लोन जो है उसके लिए एसेट हो गया। तो ये कौन हो गया? अगर वो इससे पैसा ले रहा है तो एल जो हो गया एबीसी के लिए हो गया डेटर। तो वही हो गया, क्या बोलता है? डेटर एग्जिस्ट टू कन्वर्ट देम इनटू कैश। डेटर जो है उसका जो 2 लाख रुपया को वो 2.5 लाख बना के दे, मतलब 50,000 को तो प्रॉफिट है 10 महीने के अंदर। ठीक है, अब समझते हैं फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट बस आप अभी डेफिनेशन समझिए। इसको समझने के लिए आपको बैलेंस शीट अच्छे से जानना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जानना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। आप इसको बस एज इन समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। fictitious assets are those assets which are neither tangible nor intangible, मतलब वो दिखाई भी नहीं देता है, उसको टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, दे आर लॉसेस, वो लॉसेस होते हैं, नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर, कब? इन विच दे आर इनकर्ड, मतलब ये वो लॉसेस होते हैं जो कि उस साल या उससे पहले से वो इनकर्ड हुए हैं, बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, मतलब वो बहुत साल पुराने लॉसेस होते हैं जो कि रिटर्न ऑफ नहीं हुए हैं। अब रिटर्न ऑफ नहीं हुए हैं लॉसेस, इसको आपको प्रॉपरली समझ में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब हम उसका तब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। तब तक आप फिक्टिशियस एसेट समझ लीजिए,
विथ डेफिनेशन, ये उसका डेफिनेशन है।